नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा रोज साथ देते हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी। शिखर जी, पहले दो चरणों के मतदान की तरह ही तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से अपना गियर बदला है। इनफैक्ट आपको याद होगा, परसों ही मैं आपको कह रहा था कि कल तीसरे चरण का चुनाव है और उसके बाद फिर हमें कुछ नया सुनने को देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री की जो स्ट्रेटजी मुझे अभी समझ में आ रही है कि वो एक एक मुद्दे को एक एक चरण के चुनाव के बाद उठा करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक मुझे समझ में आया। अब उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेकर के हमला किया है। तो ये कहीं स्लिप ऑफ टंग था या क्या था? ये स्ट्रेटजी में कहीं गड़बड़ रह गया या स्पीच राइटिंग में कहीं गड़बड़ रह गया या ये जानबूझ करके लिखा हुआ है? नहीं नीरज जी, ये रेटोरिकल क्वेश्चन था। जी। ये एलिगेशन नहीं था। अगर आप सुनेंगे, जी। वो जिस तरह वो बोल रहे थे वो क्वेश्चन मार्क है। भाई आप क्यों चुप हो गए? क्या इसका कारण अदानी अंबानी ने आपको टेम्पो में भर भर के पैसे आके दिया है क्या? इस तो कुछ तो दाल में काला है, इसलिए जवाब देना होगा। जी। एक प्रकार से एक रेटोरिकल क्वेश्चन पोस्ट करके वो फोकस अंबानी अदानी पे नहीं था, फोकस कांग्रेस पे था। क्या बात है कि आपने छोड़ दिया, चुप क्यों हुई? हमने भी नोट किया था, आपका याद होगा कि बीच में अंबानी को छोड़ दिया था, केवल अदानी पर फोकस था। अब अदानी पर भी ज्यादा नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अभी भी बीच बीच में कहते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म मोदी ने इंकरेज किया। पहले 5 इंडस्ट्रियलिस्ट की बात थी, फिर 22 का इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आई, 22 लोगों को फायदा पहुंचा है। बेसिकली मुझे लगता है ये दिखाना चाह रहा है कि जो आरोप मेरे ऊपर लग रहे थे, क्योंकि जब भी उन पर आरोप लगा था तब उस समय बात नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया पीएम। लेकिन इतना ही बोले कि मेरे ऊपर आरोप कर रहे हो मुझे, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको याद होगा लास्ट स्पीच में भी कहा कि आप मुझे भी आरोप कर रहे हो, मुझे कह रहे हो मैं ये हूं। तो वो वाला तो वहां पे हो गया जवाब, लेकिन कभी डायरेक्टली कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आज एक प्रकार से ये क्वेश्चन को टॉस कर रहा है। भाई जी। आप क्यों चुप हो गए, बोलते जाइए। क्या आप भी लेकर बैठ गए क्या? क्या बात है? मुझे लगता है एक प्रकार से राहुल को प्रोवोक कर रहा। शनिवार को जब एक न्याय मंच हुआ था दिल्ली में और हमने उस पर बात भी की थी परसों ही, उस न्याय मंच में इन्होंने अडानी की बात की और तबीयत से की और अच्छे से की। और केवल अगर अब खास करके एक ही बिजनेस ग्रुप को राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं, वो है अडानी। बट इन एनी केस, जैसे आपने कहा कि रेटरिक था अंबानी अडानी अंबानी अडानी, तो समझ में आता है। आपको याद होगा 2004 में जब अंबानीज को लग गया, उनको इंटेलिजेंस या जैसे भी कह सकते हैं उनके ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिली और ऐसा लगा कि वाजपेयी गवर्नमेंट बाहर जा रही है, जाकर के सोनिया से मीटिंग मांगी उन्होंने और मिल करके आए। कहने का मतलब कि उन्होंने हाथ मिला लिया। फिर से ये दोनों ग्रुप जो है, या खास करके अंबानीज जाकर के कांग्रेस के पाले में बैठ गए। तो ऐसा है नीरज जी, कभी भी ये बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है ना, वो किसी के साथ रिश्ता ना नए से जोड़ते हैं ना पुराने रिश्ते तोड़ते हैं। जी। अपने बराबर बैलेंस रखते हैं। क्योंकि अभी भी आप देखिए, वो तेलंगाना से क्यों आज बोले प्राइम मिनिस्टर? अभी अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना सरकार और अदानी के बीच में एमओयू हुआ है। जी। तेलंगाना के कांग्रेस सरकार और अदानी ग्रुप के बीच में एमओयू बड़ा साइन हुआ है। तो इसका मतलब एक प्रकार से इशारा कर रहे थे कि आप मुझे टारगेट कर रहे थे, लेकिन अदानी के साथ तो एमओयू राजस्थान गवर्नमेंट ने भी किया था, जी। और केरला गवर्नमेंट ने तो विलिंगम पोर्ट का भी अदानी के साथ ही कंप्लीट किया। तो जो जो विपक्ष पार्टी जो आरोप लगा रहे थे उस समय भी, वो लोग भी अदानी के रिश्ते नहीं तोड़े थे। जी। केवल छत्तीसगढ़ को, अब छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल को अशोक गहलोत ने कुछ चीजें रेकमेंड की थी, ये प्रोजेक्ट अदानी करेंगे। जी। लेकिन उस समय वो आगे नहीं बढ़े क्योंकि राहुल जी से रेड लाइट था। लेकिन कभी भी आप देखेंगे कांग्रेस सरकार, कमलनाथ कमलनाथ का अदानी के साथ तो अच्छा रिश्ता थ्रू आउट रहा है। देखिए, जी। जैसे सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की यही नहीं करते, मतलब किसी से रिश्ता नहीं तोड़ते।
अगर देने की बात तो सबको देते, इससे कोई ये नहीं है। तो और वो भी जानते हैं ये पॉलिटिकल अटैक जो हो रहा था, देखिए क्या है कि पहली बार राहुल ने डायरेक्टली पर्सनलाइज कर दिया, जिसको जी लेकर शरद पवार ने भी आपत्ति जताई। भाई कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को पर्सनली हम टारगेट नहीं करते, वी डोंट ड्रैग देम इनटू दिस पॉलिटिकल, ये नहीं करते करके शरद पवार का ये भी था, क्योंकि कोई पॉलिटिकल टारगेट करना ठीक नहीं है। जब अदानी को लगा कि राहुल थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसके वजह से कोई अदानी पर या राहुल पर या अदानी पे या अंबानी पे प्राइम मिनिस्टर के कोई नाराजगी है, ऐसी भी बात नहीं है। मुझे लगता है एक बात को फिर डाल के एक प्रकार से उनके साथ जो लिंक्स बनाने की कोशिश कांग्रेस करती आई है और अभी भी कर रही है, उसको एक प्रकार से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यह कहकर भाई आपका क्यों, आप क्यों चुप हो गए, आप क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि कांग्रेस के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में थोड़ा साइलेंस तो आ गया है, ऐसा ज्यादा नहीं है। और राहुल के फोकस इस पर उतना नहीं है जितना बाकी चीजों पे है। शुरू में तो लग रहा था कि कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई नया चैप्टर खोल दिया है, या स्वयं कुछ जानकारी प्राप्त करके इस तरह अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो अटैक अदानी पे नहीं था, अंबानी पे नहीं था, वो अटैक था इन पर, जी इनकी खामोशी को लेकर सवाल उठाए। जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा खाली ये मानना है, जो मैंने सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि कहीं इस तरीके की बात तो नहीं है कि ये जा करके फिर दूसरे पाले में बैठ गए, आपने उसी डिनाई का कर तो मैंने दिया। जवाब दिया। जी बिल्कुल, वो आपने डिनाई कर दिया। नहीं इसके डिनाई साथ नहीं किया, मैं कहा डिनाई नहीं किया, मैं आपको जवाब दिया। जी जी आप वही देखिए मतलब कि देखिए आपने ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स कभी रिश्ते तोड़ते नहीं है, क्यों जाके जुड़ना है। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा सवाल था कोई कि तार, वो तार काटते नहीं है, वो रखते हैं, बिल्कुल लेकिन इनकी इलेक्टोरल वायबिलिटी के अनुसार उनकी कृपा रहती है। जी, मैं वही कह रहा हूँ सर। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों के साथ, और ये बेचारे दो बड़े बिजनेसमैन, दोनों हमेशा इस रेस में लगे रहते हैं कि कब वर्ल्ड के रिचेस्ट बिजनेसमैन बन जाएं, एशिया के तो है ही है। अब ये पंचिंग बैग हो गए। अभी तक केवल अपोजिशन के पंचिंग बैग थे, राहुल गांधी के पंचिंग बैग थे। अभी भी मेरे ख्याल से भले ही ये पीएम के पंचिंग बैग नहीं, पीएम के पंचिंग बैग अभी भी राहुल गांधी ही है, बट इनका नाम पीएम के पंचिंग बैग और पंच करने की प्रक्रिया में इनका नाम उछल के जरूर आया है। अब लोग हैरान हैं, और जो एक इकोसिस्टम है जिसकी बात मोदी जी भी करते हैं, हम लोग भी कई बार करते हैं, वो इकोसिस्टम इससे हैरान हो गया है कि भाई ये क्या चाल चल दी और ये वही, कैसे पैंतरा खेल वो दिया। पर्पस वही था। जी पर्पस वही हैरान होने के लिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो साधारण जो वोटर्स हैं उनके मन में ये फिर भाई अगर अदानी और अंबानी के साथ है तो इनकी इनकी बात क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल। टॉकिंग पॉइंट लाने के लिए। जी जी, लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल सर, राहुल गांधी इस नैरेटिव को तकरीबन पीएम खुद से बोल रहे हैं कि 5 साल से इस नैरेटिव को चला रहे हैं और सडनली चुनाव के पहले बंद हो गया। मान लिया चुनाव के पहले ही बंद हो गया, तो मोदी जी को ये चुनाव के पहले उठाना चाहिए था। मुझे ऐसी फीलिंग लग रही है कि एक जो नैरेटिव कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने मार्केट में पूरी तरीके से फैला दिया, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ये अडानी अंबानी का मुद्दा हो, हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि कितनी बुरी तरीके से इसको सस्टेन्ड तरीके से, तकरीबन नहीं भी तो 1-1.5 साल से, जब से एटलीस्ट भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई है तब से ये एकदम समझ लीजिए कि पूरे जोशो खरोश के साथ उठा रहे हैं। अभी दिक्कत ये हुई है सर कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अब जो पीएम एक एक चरण के चुनाव के बाद ये सारे मुद्दे उठाते जा रहे हैं, क्या देर नहीं हो गई है ऑलरेडी। नहीं देर नहीं हुई है, क्योंकि पहले तो जवाब ही नहीं दिए। उनको नहीं लग रहा था इसको कोई जवाब देना है, उनको पहले नहीं लग रहा था इनको कोई जवाब देना है। जिस बात को वो मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं खामोश हूँ, भाई आप क्यों अभी खामोश हो, क्योंकि सवाल बार बार आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर खामोश है इसका मतलब कॉम्प्लिसिट है, बोल नहीं पा रहे। ये तो यही तो ये मांग रहे थे। और दूसरी बात, अब इसको लेकर जो विश्लेषण हो रहा है मैं बता देता हूँ क्या विश्लेषण हो रहा है। भाई पीएम लॉस्ट इट, पीएम क्या कर रहे हैं, पीएम अपने लोगों को मार रहे हैं, क्या है। बट इसका मतलब जैसे आप सब शुरू किए थे जी कि अदानी अंबानी भी तय कर लिए, ये वापस नहीं आ रहे, वहां जोड़ लिए, ये सारे जो चीजें है ना, पीएम को पता है, पीएम को बिल्कुल पता है ये होने से क्या होगा, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। लेकिन इस पर अभी डिबेट चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में ही जी चल रहा जी है। प्राइम मिनिस्टर बोले मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है,
बहुत डाउन है, बीजेपी थर्ड राउंड के बाद डाउन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल भी यही एक बात सोच रहा था कि पीएम ने आखिर इस तरीके के टॉपिक्स उठाए क्यों। पहला, घुसपैठियों का टॉपिक, दूसरा मुसलमानों को रिजर्वेशन का टॉपिक, और इसको विपक्ष एक अच्छी तरीके से हेट स्पीच के रूप में प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो गया है। इलेक्शन कमीशन से चिट्ठी मंगवाई। मुझे एक बात बताइए आप कि सर इसमें हेट स्पीच कहाँ पे है, मैं खुद समझना चाहता हूँ और दर्शकों को भी चाहता हूँ कि वो समझे कि इसमें हेट स्पीच कहाँ पे है। क्या किसी एक गुट को दूसरे गुट के खिलाफ भड़काया गया? नहीं भड़काया गया। और टारगेट जो मोदी का था, जो मेरे हिसाब से है, और शायद आप भी अग्री करेंगे और शायद दर्शक भी अग्री करेंगे, टारगेट मोदी का राहुल का और कांग्रेस का जो डिजाइन है, उस डिजाइन को एक्सपोज करने का। पीएम ने एक इंटरव्यू दिया था अभी हाल ही एक टीवी चैनल को, टाइम्स नाउ नाउ भारत को, टाइम्स नाउ को। उसमें उन्होंने सीधा सीधा बोला था, मुस्लिमों के बारे में बड़े अदब से बात की थी और बताया था कि मेरे मन में, और बताने की जरूरत नहीं है, वो सब एक्शन में दिखता है कि उनके मन में कुछ नहीं है। जब भी कुछ भी होता है देश में, किसी तरीके की भी कोई भी स्कीम लाई जाती है, सब के सब बराबर के भागीदार होते हैं। तो उन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी। लेकिन इसके बाद सर मुझे यही जानना था कि ये नैरेटिव बनाने में जिस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये ग्राउंड पे नैरेटिव बनाने में सक्सेसफुल हुए, कुछ इससे चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, वो टाइम्स नाउ की आपने जो जिक्र की, इंटरव्यू की, उसमें वो बहुत जरूरी था, वो थोड़ा एक प्रकार से क्लैरिटी देने के लिए कि मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन मुसलमान को रख के जो राजनीति होने की कोशिश हो रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की, उसकी आ, हमेशा बीजेपी विरोध करते आई है। उसका भी बैकग्राउंड है, क्या है कि ये जो पहचान, एक पहचान को लेकर जो पॉलिटिक्स, जिस पॉलिटिक्स से देश का विभाजन हुआ, इसी तरह जितनी आबादी इतनी हक, ये सारे उस समय के स्लोगन्स हैं, मुस्लिम लीग समय के स्लोगन है, इसलिए तो मुस्लिम लीग की छाप की बात की। जी तो जी। एक प्रकार से पीएम ने वो इश्यू को पूरा ये कर दिए, मतलब सामने ला दिए। अब टॉकिंग पॉइंट क्या रही है भाई, सब ये कि भाई कांग्रेस क्यों ये सब कर रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकती। इस इश्यू को कांग्रेस डायरेक्टली डिफेंड नहीं कर पाई, कांग्रेस सीधा हाँ या ना भी नहीं बोल पाई, भाई हम धर्म आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर रहे। लेकिन जानबूझ के कांग्रेस भी वो कंफ्यूजन रखना चाहती थी, एक प्रकार से उसकी मैनिफेस्टो में मेंशन करना, और दूसरा राहुल गांधी की जो वर्बलाइज्ड जो वर्शन है ऑफ द मैनिफेस्टो, और या न्याय या एश्योरेंस या प्लेज गारंटी जो भी कहिए, उसमें एक प्रकार से कहना। लेकिन लोग समझ गए। कल मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, जहां लोगों से मैं पूछ रहा था क्या है, तो उनका रिएक्शन यही है, भाई कांग्रेस तो ये करती रहती है, इस तरह की अपीसमेंट तो करती है। तो वो जिनको मैसेज जाना था, वो जब उनको पता चल गया। अब सबसे जी नाराजी उन वर्ग की हो रही है जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, वो पूछ रहे, वो उनकी नाराजगी कांग्रेस पर नहीं है। देखिए, जो सोशल मीडिया हो या इंटेलेक्चुअल क्लास हो, जर्नलिस्टिक जो लेफ्ट ऑफ सेंटर वाले, उनको ये नाराजगी है भाई कांग्रेस ये चीजों को क्यों ले रही है। बिल्कुल, वो खुद वही चाहते हैं जो कांग्रेस बात कह रही है, वो खुद वही चाहते हैं, तो वो उनको नाराजगी बिल्कुल नहीं लेकिन होगी। महंगा अब देखिए, कुछ भी हो, पीएम फ्लैग करने के बाद टॉकिंग पॉइंट तो वही रही। अब जी कांग्रेस ज्यादा मैनिफेस्टो पर बोल नहीं पा रही है। जी। अब कांग्रेस नहीं, कांग्रेस वही काम कर रही है जो पीएम चाहते थे, कि अपने मैनिफेस्टो से ध्यान हटके पीएम पे आ गया है कांग्रेस का आक्रमण भी। विपक्ष सफल हुआ है ये बताने में कि पीएम हेट स्पीच में लग गए हैं, या फिर पीएम सफल हुए हैं ये बताने में कि कांग्रेस का डिजाइन क्या है? नहीं, देखिए, धीरे धीरे जैसे लोगों ने समझ पाए पीएम ने क्यों वैसी बात की थी बांसवाड़ा, तब जाके अभी क्या है, उतना ये नहीं है जितना पहले था। जी पहले था भाई पीएम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, अब जाके जब बातें और आगे कहने लगे, तो फिर समझ आई हाँ भाई ये तो फैक्ट है कि इस तरह की बातें करना, इस तरह की बातों को आप और आगे ये करना, फिर वही पॉलिटिक्स आप मतलब उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं। भाई इतना तक आपके लिए असउद्दीन ओवैसी भी नारा लगा रहा है, बाबरी जिंदाबाद। जी। देखिए, वो भी चल रहा है साथ साथ में। तो ये एक बात क्या है धीरज जी, कांग्रेस की जो मोटिव क्या है, ये सब बातें करके वो दिखाना चाह रहे हैं भाई हम तीन चार जो वर्ग है उसी की वोट पहले प्राप्त कर ले, क्योंकि आज कांग्रेस कोई प्लान नहीं है सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई। जी ये सर, चार अब पांच वर्गों की हमारे साथ आ जाए, फिर आगे सोचेंगे।
जी तो जी पीएम का जवाब भी वैसे ही हुआ है। बिल्कुल। सर, अपने दर्शकों के लिए एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं कि हेट स्पीच एक्चुअल में है क्या, क्योंकि खाली मुसलमान नाम मुंह से निकाल देने से हेट स्पीच नहीं हो जाता है। मुसलमानों के लिए कभी अच्छी बातें भी निकाली जा सकती हैं, कभी बुरी बातें भी निकाली जा सकती हैं, और वो चीज हेट स्पीच या अच्छी बातों में आता है। जिस तरीके से सनातन के खिलाफ मलेरिया, डायरिया, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें कही गई थी डीएमके के नेताओं के द्वारा, जिसमें उदयनिधि स्टालिन भी शामिल थे, ए राजा भी शामिल थे, ये सब, और कंसिस्टेंट अटैक चलता रहता था, वो एक हेट स्पीच था, क्योंकि आप उसमें किसी एक धर्म की बुराई कर रहे हो। यहाँ पे पीएम ने मुस्लिमों को या मुस्लिम जो धर्म है उस पर कभी भी अटैक नहीं किया, और उनके लिए कुछ बुरी बात नहीं बोली। जो भी बुरी बात बोली है वो पॉलिटिकली कांग्रेस के लिए बोली है कि ये इनकी अपीसमेंट पॉलिसी का डिजाइन है। फिर से कह रहा हूं, डिजाइन है, ये इनका पूरा का पूरा इन्होंने बना रखा है, रच रखा है, एक चक्रव्यूह रच रखा है, वो उसको एक्सपोज किया है। तो हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए सर मैंने बस ये इन्फॉर्म किया कि कह देने से हेट स्पीच नहीं हो जाता है, मुसलमान मुंह से निकाल देने से हेट स्पीच नहीं हो जाता है। आपका इंटेंट क्या है, वो इंटेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। और जो लोग उछल रहे थे ये सोच करके कि अरे वाह, ईसी का नोटिस चला गया पीएम को, चुनाव आयोग को अब जवाब देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, वो सबको मालूम है कि पीएम का जवाब क्या होना है, बीजेपी का जवाब क्या होना है। और जो उछलने वाले लोग हैं उनको उछलना नहीं चाहिए, और जो लोग निराश हो रहे हैं उनको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो उनकी ना, क्योंकि वो नोटिस भी पीएम को नहीं गया, पार्टी को गया। जी फिर कलेक्टर से, बांसवाड़ा कलेक्टर से पूरा वीडियो मंगाया गया। ये भी मंगाया गया भाई राहुल ने भी क्या बोला है। पीएम बिल्कुल बिल्कुल। पीएम किस आधार पर वो बात बोले, वो आधार था राहुल जी का। उनका भाषण क्या है उसका भी रिकॉर्ड मांगे। जी सर, अब आते हैं वापस इस मुद्दे से हट करके अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पे। कल जब पूरा देश वोटिंग कर रहा था, ऑलमोस्ट कितने सारे स्टेट्स और 93 सीटें, सब कुछ वोटिंग चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक तो ठान लिया था, कल ऐसा लग रहा था कि बस फैसला आने ही वाला है, एक एंटरिम बेल मिलने वाली है, और ठान लिया था और बैठे हुए थे। क्या वजह थी सर, आपको क्या लगता है? ये जो विदेशों में एक नैरेटिव चला है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, विपक्ष के नेता को आप चुनाव के टाइम पे जेल में नहीं डाल सकते, इससे सुप्रीम कोर्ट डर गया, या सुप्रीम कोर्ट को इज्जत बचानी थी, या कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन था? क्योंकि सर जिस तरीके से वो अड़े हुए थे जस्टिस, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं, उनके जजमेंट जो भी हो जैसे हो, जिस तरीके से वो अड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बस ये किसी भी तरीके से, यू आर राइट ही इज करप्ट, you are right he should be in jail, but this is an unusual circumstances, he should get the interim bail। भले ही वो ऑफिस ना जाए, वो फाइलें साइन ना करे, लेकिन उसको जाके चुनाव प्रचार करना है। सर क्या ऐसी वो आ गई है, आफत आन पड़ी है कि एक करप्ट आदमी से चुनाव प्रचार करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना फोर्सफुली प्रोजेक्ट कर रहा है? नहीं, हम कुछ इम्पुटेशन नहीं करेंगे कि जी क्या उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का एक लिमिटेड, उस पर लिमिटेड जो चीजें सुप्रीम कोर्ट देख रही थी कि क्या चुनाव के समय एक इम्पोर्टेंट नेता को जेल में अंदर ले जाने की कारण क्या है, और क्या उनको इंटरिम रेल, क्योंकि चुनाव तो हर समय नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है। तो ऐसे चुनाव के समय वो अंदर क्यों है, जब कोई अभी तक प्रूवन नहीं है या कुछ स्टैब्लिश नहीं है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसी लिमिटेड एरिया को और ये करना था, और उन्होंने उस समय भी कहा हम केंद्र सरकार की बात भी सुनेंगे। लेकिन केंद्र सरकार, खास करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से, जिस तरह तुषार मेहता जी यानी सॉलिसिटर जनरल जिस तरह बातें बड़ी स्ट्रांगली रखी, भाई समय ने हमने नहीं तय किया अरेस्ट का टाइमिंग। अरेस्ट का टाइमिंग केजरीवाल ने तय की, क्योंकि वो हमारे 9 समन्स यानी पिछले 6 महीने से वो हमें अवॉइड करते रहे, फिर जाके चुनाव के ठीक विंडो पर आके हुआ मामला। वो एक बात। बात नंबर 2, कई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे है, और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की केंद्र सरकार की तरफ से, भाई आप कोई नया इसमें स्टैंडर्ड मत सेट कीजिए कि राजनेता के लिए एक अलग का ये रहेगा कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, जब कोई साधारण व्यक्ति वोट नहीं कर सकता, साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर इस तरह के आरोप उन पर है या जेल में है, तो केवल राजनेता को क्यों ये दे रहे हैं। तो मामला कई इश्यूज आ गए इन द कोर्स ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट लगा ये सिंपल इश्यू नहीं था कि भाई इनको इंटरिम बेल दिया जाए कि नहीं दिया। पहले पहले वैसे ही लग रहा था, शुरू वैसी हुई, लेकिन जैसे इश्यूज फ्लैग हुई, तो इसीलिए जाके मामला ये हुआ कि भाई इस पे थोड़ा कंसिडर करके, स्टडी करके
अब हमारी जो इंडिकेशंस आ रही है फ्राइडे को ऑर्डर जी दे सकते हैं। जी तो हमें ऑर्डर की इंतजार करना होगा, फिर जाके हम ऑर्डर को ये करेंगे। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हमें ज्यादा इस पर इम्पुटेशन करने की या ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में कोर्ट का वो ये है कि आप क्या ऑर्डर होता है। अब देखिए, ये बात लेकर जब कहा गया, जैसे जिस बात की आपने जिक्र किया, भाई आप फाइल नहीं साइन करोगे, कोई फैसला नहीं लोगे, तब वो भी एक आश्चर्य ये था, क्योंकि इनका लग रहा था भाई जेल में इंटरी बेल में आ जाएंगे तो फिर फुल प्लेज चालू हो जाएगा मामला। जी तो जी इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ठीक है, वो साइन कुछ नहीं करेंगे अगर इनकी जो भी फैसला होगा एलजी इसको विरोध नहीं भी, एलजी इसको रोक नहीं लगाएंगे। मतलब आप एलजी को भी इसमें ये कीजिए, डायरेक्टिव दीजिए, मतलब एज ही विल कम आउट, तो ही विल फंक्शन लाइक सीएम विदाउट साइनिंग, और एलजी को रेस्पेक्ट करना होगा वो ये। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम मतलब भारत सरकार इस पे बहुत कड़ी विरोध की है। और साथ में ये जो नया फ्रंट खुल गया है, जो एनआईए को कहा गया है भाई इसमें जांच करो, एक बड़ा बिल्कुल एलिगेशन है। जी जिस एलिगेशन में कहा जा रहा है कि भाई सिक्स फॉर जस्टिस संगठन जी और उसके नेता जो है पन्नून, जी उनका दावा, भाई जो देवेंद्र क्या नाम था, देवेंद्र बुल्लर, जी जो आज अभी लाइफ कैद है, और देवेंद्र पाल बुल्लर जो कन्विक्ट हुए थे यूथ कांग्रेस ऑफिस के सामने जो बॉम्बिंग को लेकर, उनके मामले में उनको ये करने के लिए, यानी उनको पहले तो डेथ सेंटेंस था उनपे, फिर वो कम्यूट हुआ लाइफ सेंटेंस 2014 में। उसके बाद से कहा उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है भाई वो तो 25 साल रह चुके हैं, अभी उनको रिहा कर दीजिए। और सिक्स फॉर जस्टिस लगे हुए हैं कि ऐसे लोगों को रिहा करो। लेकिन इन पर जो आरोप था बड़ी गंभीर आरोप था, क्योंकि उस ब्लास्ट में आपको याद होगा उस समय के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, उनके पैर भी इसमें चले गए, काफी इंजरी हुआ था उनका, उसके साथ 9 लोग की डेथ हुई थी, जी और कम से कम 30-31 लोगों की इंजरी हुई थी मुझे याद है, जो 93 की ब्लास्ट है वो। उस समय नरसिम्हा राव सरकार थी। और अब बात आ रही है भाई, अच्छा ये बात भी है कि एक बात कहा जा रहा है भाई केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी, और लेकिन उसी समय भी दूसरा आरोप भी लगा था जी अकाली दल की तरफ से भी। और अकाली दल खास करके ये अपने बादल ग्रुप की तरफ से भी आरोप था भाई केजरीवाल एक्चुअली इसको स्पीड अप नहीं कर रहे, जी इनकी जो रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग करने में देर हो रही है, क्योंकि तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार पे आती है, प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है, ये आरोप भी लगा था। तो जी अब जाके ये ऐसा मामला है जिसमें एनआईए को सौंपना, और एनआईए को देखिए $16 मिलियन का मतलब आप 150 करोड़ से ज्यादा होगा मामला। अगर बिल्कुल इतनी पैसे आई है आम आदमी पार्टी को, तो कैसे आई, किस रूप से आई, कोई मनी ट्रेल है कि नहीं। उससे पहले तो ये प्लेन आरोप है, जिस आरोप को एलजी चाहते हैं कि एनआईए एग्जामिन करे। लेकिन मैं मानता हूं ये आरोप इस समय आना, जब उनको इंटरिम बेल देने की बात है उस समय इस तरह के आरोप आना, जी जो केजरीवाल के लिए एक और नया समस्या शुरू हो रहा है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए ये बता दीजिए सर कि ये जो $16 मिलियन आया था, जो कि तकरीबन 150 करोड़ रुपए है, ये पता कैसे चला, किसने अनाउंस किया, पन्नू ने खुद अनाउंस किया, और किस ओकेजन पे अनाउंस किया? देखिए पन्नू ने 2 वीडियो डाल के कि हमने काफी मदद की कि आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव में, भगवत मान जो पंजाब मुख्यमंत्री है और अरविंद केजरीवाल, उनको हमने पैसे भेजे, और उनसे इसीलिए भेजे ताकि वो इनके लिए, क्योंकि अब सिक्स फॉर जस्टिस फोरम है, ये देवेंद्र पाल बुल्लर जो है, जो जेल में पड़े इतने साल, अब उम्र कैद के उनकी सजा हुई थी, उनको कैसे रिहा किया जाए, ये उनकी उनकी क्लेम है, एक्चुअली वीडियो क्लेम है। अच्छा, जी कंप्लेंट किसने दिया? कंप्लेंट दिया एक आशु मोंगिया, जो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन, यानी वो भी अमेरिका के ही संगठन है, अमेरिका बेस्ड संगठन है, उनकी बिल्कुल आरोप है, उन्होंने ये वीडियो से टच किया है। तो ये मामला क्या होगा जाके फाइनली, फिर वही बात आएगी, आम आदमी पार्टी को पैसे कैसे आई, कैसे आई। अच्छा, उस समय भी ये बात थी, पंजाब चुनाव में भी ये बात आई थी कि कनाडा से, अमेरिका से कुछ लोग मदद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ धनराशि भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या वो लोग इन लोगों से जुड़े हुए थे? जी ये सारे बातें जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही
हम कुछ नतीजे पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि अपने बिल्कुल आप में एलजी का फैसला वो भी बड़ा गंभीर है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला जो केस अभी चल रहा है एक्सेस पॉलिसी, वो भी तो आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर तो था ये। भाई बिल्कुल पॉलिसी ट्वीक करके पैसे आए, उसकी बिल्कुल मनी ट्रेल मिल गई। अब वो गोवा चुनाव में गया, अब बात आ रही है पंजाब चुनाव की, क्योंकि आपको पन्नू का क्लेम भी वही है कि ये पैसे वहां गया था। अच्छा, ऐसे समय में ये आरोप, ऐसे समय में ये एलजी का ऑर्डर करना, और कनाडा में आप देख रहे हैं कि जहां उनके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जिस फंक्शन में ये हो रहे हैं वहां खालिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाना, ऊपर से कनाडा की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो बार बार वही आरोप कर रहे हैं भाई इंडियन एजेंट्स वर इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ द निजात, जी। तो वो भी कहना। और ऊपर से जो एक जो अटेम्प्ट हुई थी अमेरिका में, वो अमेरिका का भी कहना है भाई एक आपके एजेंट इन्वॉल्व थे। बिल्कुल ये वो सारे कानून। कनेक्टेड है, देखिए नीरज जी, मैं देख रहा हूँ इसमें कनेक्शन है। जी और उन लोगों की अगर कोशिश है किसी प्रकार जो भारतीय सरकार है उस पर दबाव लाने की, और यहां भी एक काउंटर ये हो रही है, क्योंकि बार बार कनाडा को बताया जा रहा है इंडिया की तरफ से, अभी जयशंकर जी ने का भी बयान है, भाई आप किसको एनकरेज कर रहे हो? गैंग्स को एनकरेज कर रहे हो जो लॉ एंड ऑर्डर रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करते। गैंग्स विच आर इनटू एक्सटॉर्शन, विच आर इनटू ड्रग रनिंग, आर्म्स रनिंग, उनको आप एनकरेज कर रहे हो। भारत के खिलाफ सेशनिस्ट ग्रुप्स को आप वहां पे एनकरेज कर रहे हो, वो जी। बात भी आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आरोप लगता ही रहा है सर। बहरहाल देखते हैं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। परसों का इंतजार शायद सबको है। कल एक जो गुट है, खास करके केजरीवाल सपोर्टर्स का गुट, वो बुरी तरीके से इस चीज को लेकर के काफी उछल रहे थे वो लोग भी, कि देखो देश में चुनाव हो रहा है और केजरीवाल सबसे बड़ा ब्रांड है क्योंकि पूरा देश केजरीवाल के लिए बात कर रहा है। अब वो ब्रांड पॉजिटिव टर्म में है, नेगेटिव टर्म में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है कि कुछ लोग बात कर रहे हो, और मामला ऐसा है कि दिलचस्पी इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हो, या आम आदमी पार्टी के या केजरीवाल को अपोज करने वाले लोग हों। मैं कल अपनी चुनावी यात्रा पे था न्यूज ड्रम के, फिर भी मैं बार बार सारे के सारे लाइव जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी ट्विटर पे चेक कर रहा था कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या जज ने कहा, और क्या सिंघवी ने कहा, और क्या एसजी मेहता ने कहा, या क्या राजू ने कहा। सो ये बड़ा इंटरेस्ट का मैटर था, और अब इंटरेस्ट को बड़ा ब्रांड बनाना, बताना, पता नहीं कौन से मानसिकता का ये उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी टिप्पणी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभ रात्रि सर।